हेलो एंड वेलकम टू वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं करंट एजुकेशन पे एंड कुछ सवाल पेरेंटिंग पे भी रहेंगे। मेरे साथ इस कन्वर्सेशन में शामिल हो रहे हैं वेदा एडटेक के फाउंडर मिस्टर नीरज पांडे सर एंड वेदा एडटेक कॉमर्स के डायरेक्टर एंड पार्टनर मिस्टर मनोहर पाटिल सर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। पहला सवाल आप दोनों के लिए ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके चलते आप इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इस पॉलिसी का आप दोनों के हिसाब से स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को क्या बेनिफिट होने वाला है। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जैसे हमने देखा कि इट इज़ 5+3+3+4 मॉड्यूल पर है। जो शुरुआत का जो 5 इयर्स है, इट इज़ द फाउंडेशनल स्टेज। अगला जो 3 है, 3 इयर्स का, इट इज़ द प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट जो 3 है, इट इज़ द मिडिल स्टेज एंड द लास्ट जो 4, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज। NEP में जो बदलाव जो लाया गया है, मेरे ख्याल से जितने लिमिटेशंस थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको एड्रेस किया है। जैसे दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जर्मनी की बात करें या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, आज भी है। NEP पॉलिसी में इसलिए जब भी देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी जेलसी फील होती है कि वाई इट वॉजंट देयर एट आवर टाइम्स। हमने जो एजुकेशन सिस्टम देखा था, थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिजिड था। इट वॉज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज द NEP पॉलिसी, जो बहुत ही वेलकम चेंज है, नो डाउट। इसकी जो सबसे खासियत है, जो सबसे खास बात जो मैं देखता हूँ, वो ये है कि एज पर NEP पॉलिसी, एक बच्चा जिसको फिजिक्स करना है, फिजिक्स के साथ साथ वो केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट कर सकता है। तो ही कैन एक्चुअली गेट दी डाइवर्स ऑप्शंस। अगर कोई फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ अगर वो पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता है, दैट इज पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से दिस इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ NEP 2020। हमारे केस में से नहीं था, इधर वी हैव टू गो टू ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स या फिर साइंस आपको लेना है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट थिंग। इसके अलावा NEP पॉलिसी अगर आप देखें, इसमें बच्चों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो रियल वर्ल्ड जो एक्सपीरियंस है, उस पर ज़्यादा जोर दिया है। कुछ 10 डेज का बैगलेस पीरियड है, जहाँ पर बच्चे विदाउट बैग्स जाएंगे और एक्सपीरियंस लेंगे, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है वो सिखाया जाएगा। आई थिंक दिस इज अगेन द स्ट्राइकिंग फीचर। मैंने NEP 2020 का एक स्ट्राइकिंग फीचर और पढ़ा कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। तो आज का जो ज़माना है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आगे आने वाले ज़माने में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस दिखाई देगा। अभी से बच्चों को उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। हमने जो पढ़ा, मेरे ख्याल से ज़्यादा थ्योरेटिकल, रूट लर्निंग, रेटोफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। अभी के NEP पॉलिसी के अनुसार थोड़ा सा उसको कम तवज्जो देकर प्रैक्टिकल जो नॉलेज है हमारा, उस पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया गया है। तो आई थिंक दीज ऑल आर द बेस्ट थिंग्स। बच्चों की बात करें, बच्चों की तरफ से तो मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज बच्चे दरअसल स्कूल या कॉलेज के 15 साल, 16 साल, 18 साल के स्टडीज़ के बाद भी अगर जब जॉब पर जाते हैं और जॉब पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो इट्स ए काइंड ऑफ इंसल्ट। यहाँ पर हम शायद एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन ले रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट अगेन फीचर दैट आई कैन सी इन NEP पॉलिसी। इसके अलावा कुछ और एक व्यू मैं नीरज सर से लेना चाहूंगा कि जो बोर्ड्स एग्जाम्स का एक कल्चर हमारा चलते आया है पिछले कई सालों से, तो आपको नहीं लगता कि ये जो 2020 NEP जो है, इसकी वजह से ये बोर्ड एग्जाम्स का असर स्टूडेंट्स के लाइफ से या ओवरऑल करिकुलम से कम हो जाएगा? जो सर का कंक्लूजन अगर बोलूँ, सर जो NEP के बारे में बोलना चाहते हैं, तो आपका एक्चुअल जो NEP 2020 के बाद होने वाला है बच्चों का, वो होता है एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच। लर्निंग विल बी नाउ अप्लाइड। और सर का जो क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखिए टेस्टिंग तो इम्पॉर्टेंट है फॉर द करियर। अब आप जो इस टाइम का टेस्टिंग ले रहे हो, इस टाइम राइटिंग एंड वो प्रेशराइज वाला सिस्टम जो होता है, और जो एक पूरे 11-12 महीने आप पढ़ोगे और फिर एग्ज़ाम दोगे, वो शायद आज के जो हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे जो शिक्षाविद है, एडुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि ये बच्चों के कहीं साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई दे वांट द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी और द एंटायर
teaching community and college school to shift from that. Why do you want a child to be tested only at the end of the year? आपको क्यों टेस्ट करना है 11 महीना पढ़ के एक, और वो भी टेस्ट क्या होता है, सी अ स्टूडेंट माइट बी वेरी गुड बट उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने जब एग्ज़ाम है, अगर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है या तो फिर उसके साथ कुछ इश्यूज हो गए हैं जिससे वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आप पूरे साल का टेस्ट उसको उस 3 घंटे या 2 घंटे में जज करना चाहते हो, विच इज़ ट्रबलसम। सो हमारा NEP 2020 का जो ये लुकआउट है कि हम बच्चे को वो 3 घंटे या 2 घंटे में टेस्ट न करके हम उसको पार्ट्स में टेस्ट करें, उसको एप्लीकेशन बेस्ड में देखें, और उसको हम जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होता है, जो आपको लगता है कि जो संसार में हम जब कदम रखते हैं रियल वर्ल्ड में, तो जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एड्रेस करें। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने बोला कि क्या ये एग्ज़ाम्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे या ज़रूरत है, या NEP आने के बाद वो मायने रखेंगे, मेरे हिसाब से मायने तो रखेंगे। एग्ज़ाम्स हमेशा मायने रखते हैं और आगे भी रखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने वाले का माइंडसेट वो प्रेशर में नहीं रहेगा, वो साइकोलॉजी उसका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि आउटसाइड इंडिया फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली यूरोप में, ओपन बुक टेस्टिंग होता है। तो इसका मतलब क्या बच्चे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत ईजी होता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे जो NEP 2020 बनाने वालों का जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनिस्ट का, उनका कहना है या उनका सोचना है, जहाँ तक हम एनालाइज कर पाते हैं, कि बच्चा रियल वर्ल्ड टेस्ट में खरा उतरे, न कि वो टेक्स्ट बुक और नोटबुक और रिटन में आ गया है। यानी ऐसा हम सम अप कर सकते हैं कि हम बच्चों के IQ के साथ साथ अभी EQ को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यानी अगर मैं 2 बच्चों को देखता हूँ जिसका एक का IQ लेट अस से 160 है, दूसरे का भी IQ 160 है, लेकिन इसमें से किसी एक का EQ बहुत स्ट्रांग है, तो कंपनी इनमें से किसे प्रीफर करेंगी? वो जिसका IQ भी स्ट्रांग है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले धोनी का एग्जांपल लें, धोनी मेरे ख्याल से इतना जो कामनेस जो दिखा है सभी मैचेस में, जो मैचेस को जो जिताया हमारे टीम को, हम जो देखते हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनका EQ इतना स्ट्रांग है। तो 2 केसेस जहाँ पर एक बच्चे का EQ बहुत ही पुअर है, IQ स्ट्रांग है, आई ऑफ कोर्स नॉट प्रीफर दैट। तो NEP मेरे ख्याल से इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि EQ को टेस्ट किया जाए, बच्चों का जो वर्क एक्सपीरियंस उसको टेस्ट किया जाए, उसके बेसिस पे ग्रेड्स या रैंक्स मिले। सर को एग्जांपल धोनी का इसलिए है, कल MI को CSK ने हराया है। सर इज अ फैन ऑफ MI and I am the fan of CSK. Definitely very nice example sir gave. EQ is emotional quotient, by the way. Yes. जिन बच्चों को नहीं पता होगा पेरेंट को, and IQ is intelligence quotient. तो हमारे संसार में हमेशा टसल चलता रहा है कि IQ जरूरी भी है क्या नहीं, बिकॉज सबको मालूम है, ये जग जाहिर है, सब एग्जाम्पल 1000 बार दे चुके हैं कि आइंस्टाइन जिसे आप कहते हैं, एक टाइम IQ लेवल 100 के नीचे माना जाता था। Yes, correct. सो IQ डिबेटेबल है कि वो उसका कुछ यूज है या नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग टेस्टिंग करते हैं, करना भी चाहिए, बट EQ डेफिनेटली आज के टाइम में इज कंसिडर्ड बेटर देन IQ। Yes. IQ का थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इसका जो मापदंड है वो अभी तक क्लियर नहीं है। जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उनका IQ भी अच्छा खासा दिखाई देता है, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, वीक है, जबकि ये बायस्ड हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूटन्स या थॉमस एडिसन या जितने बड़े आप साइंटिस्ट देखेंगे, खास करके थॉमस एडिसन की बात करें, उनको उनके स्कूल से दरअसल इसी चीज़ को कहकर निकाला गया था कि वो उनका IQ अच्छा नहीं है, स्टडीज़ में वो बराबर नहीं है, बाकी बच्चों की तरह वो इक्वल इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन फिर एडिसन ने क्या कर दिखाया वो जग जाहिर है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टीचर, अभी भी ये शायद NEP उसको चेंज कर सकता है परसेप्शन, कि टीचर का बच्चे को जज करने या सोचना या समझने का एक सबसे बड़ा जो मापदंड है या स्केल है, वो है मैथ्स, पैरामीटर है वो मैथ्स। बच्चे को टेबल नहीं आता है तो बच्चा वीक है, जबकि आज के टाइम में ऐसा कोई रूल नहीं है। बच्चा हो सकता है स्पेशल लर्निंग बहुत अच्छा हो, स्पेशल लर्निंग जो है आपके आज AI में काम में आने वाला है, आपके एल्गोरिथम यानी जिसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह बोलते हैं, उसमें काम में आने वाला है। एग्जैक्टली। तो पहले के जो सोच थे, जैसे सर ने बोला कि एडिसन और ये लोग को क्यों टीचर्स ने बाहर निकाला था, उसका रीजन क्या था कि वो मैथ्स से जज कर देते थे और उनको लगता था कि बच्चा इक्वली हर सब्जेक्ट में गुड होना चाहिए।
या एवरेज होना चाहिए, अबव एवरेज होना चाहिए, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। और ये बच्चे आपने रामानुजन की कहानी सुनी होगी, जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनको स्कूल से निकाला गया था, वो स्कूल गए ही नहीं थे, बट ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। ही नेवर विजिटेड अ स्कूल, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं की है, वो तो घर पे बैठ के उन्होंने अपने घर के सामने मिट्टी में सब पढ़ाई की है पूरा, जो भी इन्होंने इन्वेंशंस किया, खोज किया, खुद से किया उन्होंने। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ रामानुजन, आपको देखना चाहिए। और उनको बुलाया आया रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड से, मैथमेटिशियंस ने उनको बुलाया वहाँ पे, वो गए। एंड मतलब स्कूलिंग हमारा, ये जो एनईपी का कॉन्सेप्ट जो सर कि स्कूलिंग हमें एक ब्रिज का काम करना चाहिए हमारे सक्सेस में, बट अभी तक स्कूलिंग क्या हो रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा काम कर रहा था। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और सर का भी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, आपने सुना होगा अभी तमिलनाडु इज अगेंस्ट 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी एनईपी ने भी प्रमोट किया है, फॉरवर्ड किया है, वो चाहते हैं कि लागू हो। तो ये अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। क्यों तमिलनाडु इतना उसके अगेंस्ट है, या क्यों बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि हम डिस्कशन करें। लैंग्वेज की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से लैंग्वेजेस एक्चुअली, उसका मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता दूं आपको। यस श्योर। आई थिंक ये पॉडकास्ट पे हम प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा देते हैं। आई होप यू विल नॉट माइंड, मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस करूंगा, इज इट ओके? यस यस फाइन। सर आपकी मदर टंग क्या है? मराठी। अच्छा, तुम्हाला मराठी येतं? हो, मदर टंग, राइट? यस यस। व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो? I know English and Hindi. Okay, so how many languages you know? Only 3. And are you good at all the 3? No, not at all. Okay. Yeah, I'm still But struggling to working. Yeah, working to I'm good. Yes, yes, I can manage. Let's ask sir also. It is same as Manoj sir said. I'm good in Marathi, but not as like English and Hindi. Yes. Okay, but we can work out. We can work. So basically 3 languages we can easily, Yes. because somewhere we got in touch. आपने हिंदी पढ़ा था पहले जी कॉलेज स्कूल में? जी सर आपने? No. It was English medium, and at our times, at least up to 5th standard, there wasn't any Hindi or Marathi languages. Okay. We only studied English. But because हमारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, सब हिंदी में बात करते थे, तो हिंदी तो बचपन से ही हमारी ठीक ठाक हो गई। Okay, okay. So अभी आई एम कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल। मैंने स्कूलिंग में मराठी पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, इंग्लिश हिंदी ऑफ कोर्स पढ़ा है। मेरा मदर टंग नॉट हिंदी, एक्चुअली भोजपुरी है। तो अगर आप मुझे देखोगे तो मैंने मदर टंग भोजपुरी, आई कैन इजीली स्पीक एंड आई कैन राइट, विच इज़ नॉट हिंदी बाय द वे। भोजपुरी इज़ अ डिफरेंट डायलेक्ट। तो अगर मेरा आप लैंग्वेज का देखोगे तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये 3 रहना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर इन महाराष्ट्र, तो मराठी आनी चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट वेरी फिनिशिंग, वो जो बोलते हैं फाइन वाला नहीं है, बट ऑफ कोर्स वर्किंग मराठी आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भोजपुरी भी आता है। सो आई हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ 4 लैंग्वेजेस। इससे बेनिफिट क्या होता है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी ज़रूरी है नहीं, वो बात की बात है, बट जब आप जिस स्टेट में जाते हो, रहते हो, रोजी रोटी या जो भी आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वहाँ का लैंग्वेज आपको अडॉप्ट करना ही चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में आपको लगता है कि फ्यूचर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि मेरे बच्चे का फ्यूचर फ्रांस में है, तो डोंट यू थिंक आपको अपने बच्चे को अभी फ्रेंच सिखाना चाहिए? Yes, obviously. अगर आपको लगता है कि मैं मेरी बेटी को या बेटे को जापान भेजना चाहता हूँ, फ्यूचर में मुझे लगता है जापान सेटल होगा वो, तो आप जापानीज नॉट एट अ वेरी अर्ली एज, बट 8, 9, 7th में आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेम इंडिया में, इंडिया इज अ मल्टी डाइवर्स, मल्टी कल्चरल कंट्री ऑफ 28, 29 स्टेट्स, सो मेनी यूनियन टेरिटरीज। तो मुझे लगता है कि आप आज मेन टसल क्या हो रहा है? तमिलनाडु इज नॉट अगेंस्ट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तमिलनाडु इज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी। व्हेन अ स्टेट इज लुकिंग कि नॉर्थ वाले स्टेट्स आर एक्सेप्टिंग माई लैंग्वेज एज अ लर्निंग लैंग्वेज, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो। बीइंग इन यूपी और बिहार और झारखंड और हरियाणा, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि आप कर्नाटका सीख रहे हो एज ए स्टेट में 3rd लैंग्वेज, आप तमिल सीख रहे हो, आप तेलुगु सीख रहे हो,
तो ये मैसेज राइट मैसेज जाएगा साउथ के स्टेट्स को, वाइस वर्सा। तो उनको हिंदी एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर दैट मैटर दे विल आल्सो एक्सेप्ट योर भोजपुरी और अवधी और मैथिली। डोंट कंसिडर कि हिंदी इज वन सच लैंग्वेज जिसको हम किसी के जबरदस्ती जैसे बोलते हैं ना, विल पुश डाउन द थ्रोट, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी बोथ वेज, है ना। इन शॉर्ट सर का कहना है कि जिस स्टेट में हम होंगे उस स्टेट की लैंग्वेज में प्राइमरीली आनी ही चाहिए। वर्किंग तो आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू कैन बी एन एक्सपर्ट। आप वहाँ का पीसीएस क्वालिफाई मत कर जाओ, यहाँ पे एमपीएससी नहीं, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट आपको वर्किंग, रोड पे जा रहे हो, बात करना है, रिक्शा लेना है, कम्युनिकेशन करना है, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, बताने, यू शुड बी एबल टू डू दैट। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, कहीं भी जाओ, आप अगर महाराष्ट्र के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओगे, डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपसे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही बोले? जरूरी नहीं है। तो आपको मराठी तो आना चाहिए अपने प्रॉब्लम बताने के लिए। सेम विथ अदर स्टेट्स आल्सो। सीबीएसई की दो परीक्षा नीति के बारे में आपने सुना होगा। आपके हिसाब से इस नीति का स्टूडेंट्स के लिए कैसा बेनिफिट हो सकता है? वैसे ये एग्जैक्टली नीति है किसी पॉलिसी कैसी, थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा कि बच्चा जैन फेब में एक एग्ज़ाम दे सकता है, और अगर इसका मिस हुआ अगर एग्ज़ाम, या अगर उसे लगा कि ये मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं था, परफॉर्मेंस वाजंट गुड, तो एक मई मंथ में एग्ज़ाम होगा। यानी आपको एक साल में जहाँ पर हम सिर्फ एक बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, यहाँ पर आपको 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं। Now this is not similar to the other exams that we had maybe in other some courses जहाँ पर 2 टर्म्स होते थे। यहाँ पर 2 टर्म्स की बात नहीं होगी, आपको पूरे सिलेबस का 2 बोर्ड एग्जाम्स देने का चांस मिलता है। इसका जो सबसे प्राइमरी बेनिफिट इज दिस कि एक तो बच्चे को प्रैक्टिस होगा। अगर जो बच्चा चाहता है कि मैं मई में एग्जाम्स दूँ जो मेरे फाइनल रिजल्ट की तरह मैं कैलकुलेट करूँगा या कंसिडर करूँगा, तो एटलीस्ट जैन या फेब में उसे एक ट्रायल के लिए, एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वो एग्जाम जाकर दे सकता है। ही कैन चेक कि उसका तैयारी कितनी है, प्रिपरेशन कितना है, एंड देन अगेन वो मई में जाकर एग्जाम दे सकता है। एक जो दूसरा बेनिफिट वो है, ये है कि अगर आपका प्रिपरेशन जैन या फेब में हो गया एंड आपने वो एग्जाम दे दिया, लेट अस से कि आपका मैथमेटिक्स में अगर मार्क्स कम है और बाकी सभी पेपर से अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो जो अगला जो एग्जाम होगा मई में, आप सिर्फ मैथ्स का एग्जाम जाकर ऑफ कर सकते हो। एक इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम जो कहते हैं हम, तो वैसे उसको कंसिडर किया जाएगा। कई सारे पेरेंट्स का ये भी कहना है कि अगर बच्चे ने 2 एग्जाम्स दिए तो क्या 2 सर्टिफिकेट्स आएंगे, या फिर क्या आने वाले एडमिशन पे इसका इम्पैक्ट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप 2 एग्जाम्स चाहे जितने सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं। ईदर यू कैन गिव ओनली 3 सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एग्जाम एंड द रिमेनिंग 3 और 4 सब्जेक्ट्स इन द अदर एग्जाम, या फिर आप स्ट्रेट अवे दूसरे एग्जाम के लिए जाकर भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली दूसरे एग्जाम्स के लिए जाकर आप फर्स्ट एग्जाम पूरी तरह से स्किप करके सेकंड एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक रेस्पिट है, एक बच्चों के लिए अगर कहें तो एक दूसरा चांस है। फर्स्ट एग्जाम के लिए ऑफकोर्स हम तैयारी करेंगे, अगर नहीं हो पाया उसका जो टारगेट था, अगर नहीं हो पाया तो ऑफकोर्स यू कैन ऑब्वियसली सिट फॉर द अदर एग्जाम आल्सो। सो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेलकम चेंज, बहुत ही बढ़िया चेंज है एनईपी का, एंड बच्चों के करियर के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक, इसके चलते और एक सवाल है कि इस जो शिक्षा जो परीक्षा नीति है, जो परीक्षा नीति सीबीएसई की, मेरे सर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कोचिंग क्लासेस है, इनका इसमें रोल क्या होगा आने वाले समय में? मैं एक्चुअली सोच ही रहा था कि सर ने ऑल गुड साइड्स बता दिया। फ्लिप साइड भी इसका मेरे हिसाब से, बेस्ड ऑन स्टूडेंट एंड बेस्ड ऑन कोचिंग क्लासेस, उसका फ्लिप साइड थोड़ा सा मुझे दिखता है। पहला तो अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, बच्चे की, तो बच्चा जो देखो, इट्स अ माइंडसेट कि बच्चे ने 1 साल पूरी पढ़ाई की, एग्जाम दिया, उसके बाद वो रिलैक्स होना चाहता है। तो अगर वो बच्चे ने प्लान बी जिसे हम कहते हैं, प्लान ए नहीं है, उसके पास प्लान बी भी है कि नहीं अच्छा हुआ तो मैं मई में भी दूंगा, तो आप समझ रहे हो, एक मार्च का एग्जाम, फेब का एग्जाम खत्म होने वाला, 2 महीना अगेन ही विल बी एंगेज। यस, ट्रू। जो उसका जो वेकेशन है, बच्चे के साइड से सोच रहा हूँ, यस, उसका वेकेशन फेज चला जाएगा, विच इज थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चों के लिए, माइंडसेट के लिए या पेरेंट के लिए, क्योंकि हर पेरेंट ये सोचता है कि 10वीं के बाद थोड़ा सा हम वेकेशन प्लान करेंगे, बोर्ड एग्जाम हुआ है, बट बहुत छोटा है, बट है ये फ्लिप साइड। कोचिंग क्लासेस का बात करें तो देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि हमारे वेदा टेक में प्लानिंग फर्स्ट एग्जाम का ही होगा।
ओके, कोचिंग भी फर्स्ट एग्जाम से का ही होगा. यस, आपका जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा, विल प्लान एंड वी विल कीप लेक्चर्स एंड विल एग्जीक्यूट ओनली इन द फॉर द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम. उसके बाद बच्चे को सपोर्ट चाहिए, खुदा ना खास्ता या फिर अनकंट्रोल सिनेरियो में बच्चे का कुछ इश्यूज हुआ, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वी विल बी देयर टू सपोर्ट. बट फॉर अ कोचिंग क्लासेस, preparing for the second one is going to be thoda sa challenge. And I don't think we'll talk about, I'll take the freedom of talking about Veda EdTech. Veda EdTech will prepare you only for the first board exam. Support will be given for the second. ये हम बोल सकते हैं ऐसे कोचिंग क्लासेस, क्योंकि 2 बैच एक साथ चलाना, और अभी पेरेंट्स का जो मैंने बोला फ्लिप साइड है, पेरेंट के लिए भी प्लानिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. करेक्ट. शायद इसका एक कौन अगर देखूं तो हो सकता है कि बच्चा सोचे कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और एक ऑप्शन है, तो पूरी तरह से प्रिपेयर. प्लान बी वाला जो मैं बात कर रहा था, यस, प्लान, अगर आपके पास एक ही प्लान है, तो यू विल गिव योर बेस्ट. और अगर आपके पास दिमाग में हाइंडसाइट पे प्लान बी भी है, तो शायद वो हम थोड़ा अपने आप को रोक सकते हैं. वो 100% ना दे. बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेलकम चेंज, इट इज अ गुड चेंज. और एक बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है. नहीं तो होता क्या था कि आपने एक बार बोर्ड एग्जाम दिया, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट 25 इयर्स, मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल आपका है, हमने देखा है. 13th ईयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर आई डिजर्व मोर, बट व्हाट कैन आई डू नाउ, आई डू नॉट, बिकॉज स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डिड नॉट हैव द ऑप्शन कि आप सेकंड अटेम्प्ट में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो. इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं था, बट अब है. थैंक यू सो मच नीरज सर एंड मनोहर सर. आपसे काफ़ी कुछ सीखने मिला, एनईपी के बारे में जानने मिला, सीबीएसई का जो 2 परीक्षा नीति है इसके बारे में जानने मिला. आपकी इस दोनों टॉपिक के ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और आपको अगर कोई सवाल है, कोई कंसर्न है इसके बारे में, और आप जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. Thank you, Sunil sir, for inviting us for this talk. Thank you.